गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया गया था। उसमें देखें हम आपको बताए थे तत्व यानी एलिमेंट आपको बताया जा चुका था। ध्यान दीजिए एक बार, हमने कहा था कि इस तत्व का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट बॉयल के अनुसार इनकी डिफिनीशन थी। फिर लेवाइसिए ने उनके अनुसार डिफिनीशन दी गई थी। फिर हमने आपको तत्व के कुछ तत्वों के नाम, उनके संकेत और उनके परमाणु क्रमांक बताए थे आपको। आज टॉपिक आपका है तत्वों का वर्गीकरण। यानी क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का वर्गीकरण। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हमने कहा था धातु है, एक अधातु है और एक उपधातु है। ये आपको बताया जा चुका था। आज हम इनकी बात करेंगे, क्या होती है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। चलो एक बात फिर से ध्यान दीजिए। हमने कहा धातु यानी मेटल होती क्या है? ये चूंकि तत्व है तो आप इसमें क्या देंगे डेफिनेशन में? ऐसे तत्व जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम, पोटेशियम, चांदी, सिल्वर जिसको बोलते हैं, और देखें क्या आयरन, Fe, कॉपर, ये सभी क्या है? मेटल है। हमने कहा कि रासायनिक क्रिया के दौरान क्या करती हैं? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखती है। ध्यान रहे कि आपको अगले चैप्टर में हम बताएंगे परमाणु संरचना वाले में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है इनका स्थायित्व, ये हम आपको अगले चैप्टर बताएंगे। अभी फिलहाल आप जानिए कि सोडियम जो होता है अपने बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के Na+ आयन में बदल जाता है, तो यह स्टेबल हो जाता है। इसकी भी वही कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा K+, ये भी वही है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा Ag+। इस तरीके से ये भी निकालते हैं Cu+, Fe+, ये सभी चेंज होते हैं। ध्यान दीजिए, ये ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं वो सभी धातु कहलाते हैं। अब देखिए इनके गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातुओं के गुण क्या होते हैं? देखिए हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में एसिड बेस साल्ट चैप्टर में बताया था कि धातु अम्लों से क्रिया करते हैं, तब आपको बताया जा चुका है। तो देखिए गुण में क्या होती है? इनमें एक विशेष चमक होती है, और क्या ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और थर्ड पॉइंट क्या था? इनमें आघात वर्धनीयता और क्या? तन्यता। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं को पीटने पर प्रसार होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। और देखिए चमक होती है, सुचालक होती हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। कौन? धातुएं।
और क्या होती है, हमने ये बात कहा देखो कि सुचालक हैं। सुचालक का मतलब क्या कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, यानी कि धातुओं के जो तार बनाए जाते हैं उनमें से करंट बहुत आसानी से फ्लो हो सकती है। तो करंट फ्लो होती है जो मेटल के वायर होते हैं, इसीलिए हम घरों में कॉपर की वायरिंग कराते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है Cu ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। यहाँ प्रतिरोधकता कम होती है और इसमें कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से चलती है। और देखिए और कहा गया क्या, आधात में क्या होता है, आधात में क्या होता है, ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट है आपका आधात। आधात माने नॉन मेटल। नॉन मेटल ये क्या होती है, डिफिनीशन ही पलट दीजिए आप। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करते हो, धनायन बनाते हो, वो क्या बोले जाएंगे, धात। अब यही उल्टा कर दो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे, आधात। माने ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उनको आधात कहते हैं। जैसे देखें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सभी अधातुएं हैं। अब फास्फोरस क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, अष्टक इसका पूरा हो जाता है। तो आपको हम नया वर्ड कक्षा 9 वाले बच्चे सुन रहे होंगे, 9th क्लास जो भी स्टूडेंट हैं, वो अभी कुछ नई जानकारी आप समझ में आ रही होगी कि अष्टक क्या होता है, ये अष्टक पूरा होने वाली बात क्या है, अस्थायित्व क्या है। तो आप लोग ध्यान बना कर रखें, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको इसकी बहुत विधिवत जानकारी देंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानते रहिए कि अष्टक होता है कुछ परमाणुओं का, वो अस्थायी होना जरूरी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के वो स्टेबल होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल होता है, किसी भी तरीके से उसमें अस्थायित्व आना चाहिए। अभी आप लोग सिर्फ इतना जाने रहिए कि अस्थायित्व क्या होता है, परमाणु क्यों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, ये सब चीजें हम आपको अगले चैप्टर बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये और ये स्टेबल हो गया, ये 2 स्टेबल कर दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल हो गया। अभी आप इतना जानते रहिए। तो नॉन मेटल क्या होती है कि ऐसे तत्व जो किसी रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं उनको आधात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जिन्हें हमने ये आपको दे दिया। अब इनके भी गुण पढ़ लीजिए, इनकी भी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान दीजिए। गुण क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि धातुएं क्या होती हैं, विद्युत कुचालक होती हैं। सिर्फ एक को छोड़कर, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल आप लोग यूज करते हैं, पेंसिल में जो काले रंग का लंबी सी राड होती है वो ग्रेफाइट है। तो सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा कि धातुओं में चमक होती है, तो अधातुएं क्या होती हैं, मलिन, इनमें विशेष चमक नहीं होती। थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा कि धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं, तो अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर, यानी कि ये पीटे जाने पर टूट जाएगी, लेकिन इनमें प्रसार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, भंगुरता का गुण पाया जाता है किसमें, अधातुओं में, क्योंकि अधातुएं क्या होती हैं, पीटने पर टूट जाएगी, लेकिन इनमें प्रसार नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे इसके बाद आता है
धातु तथा अधातु में अंतर, धातु तथा अधातु में अंतर। लेकिन पहले आप उपधातु जान लीजिए। थर्ड पॉइंट, उपधातु, उपधातु यानी कि मेटलॉयड, मेटलॉयड्स। उपधातुएं क्या होती हैं? दोनों का प्रॉपर्टी मिक्स कर दीजिए। हमने क्या कहा? धातु क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली। अधातु क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली। लेकिन उपधातु क्या होती है? उपधातुओं में क्या होता है? ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे तत्व जो आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके या आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु, धातु और अधातु, ध्यान दीजिए, उपधातुएं धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी रखती हैं। ऐसे तत्व जो, देखो, ऐसे तत्व जो आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके, आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, ऐसे तत्व उपधातु कहलाते हैं। यानी इसको और सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उनको हम उपधातु या मेटलॉयड कहते हैं। जैसे देखें क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, आप लोग नाम भी सुने होंगे, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सभी क्या है? ये सभी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी करते हैं एज ए मेटल, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी होता है एज ए नॉन मेटल। ये एग्जाम्पल में आ जाएंगे उपधातुओं के। अब आप लोग पढ़ेंगे क्या? धातु तथा अधातु में अंतर, धातु तथा अधातु में अंतर। ऐसे देखिए, धातु अधातु, इनमें आप क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। तो सबसे पहला अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर क्या है कि धातुओं में विशेष चमक होती है, अधातुएं क्या होती हैं? मलिन होती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। एक्सेप्ट कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं। थर्ड पॉइंट देखें, धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर प्रवृत्ति होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल डाल देंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सभी धातुओं के लक्षण में एग्जाम्पल में आ जाएगा। और जब अधातु की बात करेंगे तो अधातु में कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोराइड, ये सभी आ जाएंगे अधातु के लक्षण में। ये हो गई बात धातु और अधातु के अंतर की। अब देखिए, आपको तत्व की इतनी कहानी थी बच्चों। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होंगे? जो एलिमेंट की डिफिनीशन आपको बताई गई, क्या बताई गई? इनको और ज्यादा सरल परमाणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है, एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट कहलाएंगे। एलिमेंट के वर्गीकरण में क्या क्या आपको दिया गया? धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, आप जाने। धातु और अधातु में अंतर जानिए। तो एलिमेंट का काम हो गया। अब पढ़ेंगे कंपाउंड, यानी यौगिक। अब आप पढ़ेंगे यौगिक। तो यौगिक में क्या होता है? देखो, यौगिक किसे कहेंगे?
दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी रचना को यौगिक कहते हैं। और इसमें शर्त क्या होती है? यौगिक में तत्वों का हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। अब डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनी रचना को यौगिक कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनी रचना को यौगिक कहते हैं। अब जैसे देखें एग्जाम्पल हमने क्या कहा, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल H2O यानी कि जल। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जल में कौन से दो तत्व उपस्थित हैं? H2O में कौन कौन उपस्थित है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। अणुभार कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 32। परमाणु भार कितना होता है? 16। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन इसमें, तो 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इसको और सरल करेंगे क्या होगा? ये 1:8। इसका मतलब यहाँ देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि जल में उपस्थित हैं वो भारात्मक दृष्टि से, भारात्मक यानी कि अपने भार की दृष्टि से 1:8 के अनुपात में मिलकर बने हुए हैं। एक बार डेफिनेशन को पुनः ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनी रचना को यौगिक कहते हैं। यौगिक में तत्वों का भारात्मक दृष्टि से अनुपात निश्चित है। H2O एक यौगिक है। इस फार्मूले से यह स्पष्ट है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के भारात्मक अनुपात में उपस्थित हैं, जो कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर इसमें हम चेंज कर देंगे यह जल यौगिक नहीं होगा। ध्यान रहे कि यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है जो कि फिक्स और स्थिर होता है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखें, C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखें किसमें है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6:12:6। अब इसको और सरल करो, क्या रहा? 1:2:1, 1:2:1। ये अनुपात फिक्स है कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में बने पाए जाते हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:2:1 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ये भी जल और ग्लूकोज ये यौगिक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए, यौगिक के गुणधर्म, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक निश्चित मात्रा में तत्वों को मिलने से बनते हैं। सेकंड पॉइंट, यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं वो अपने प्रारंभिक तत्वों से हमेशा भिन्न होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। फोर्थ पॉइंट, कि इन्हें किसी भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। 4 रासायनिक गुण, इनके 4 गुणधर्म हैं, ध्यान दीजिए। यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट, यौगिक के गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे। थर्ड पॉइंट, यौगिक में क्या बताए थे कि तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले रहेंगे और जो यौगिक का निर्माण होगा वह यौगिक जिस प्रारंभिक तत्व से बनेगा उसके गुणधर्म में और यौगिक के गुणधर्म में डिफरेंस रहेगी। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया कि यौगिक को भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं।
अब ध्यान दीजिए, यौगिक की डिफिनीशन में आपको समझ में आया, इनका गुण समझ में आया। अब क्या आता है, तत्व तथा यौगिक में अंतर। देखिए, तत्व तथा यौगिक में अंतर, तत्व तथा यौगिक में डिफरेंस क्या है। हमने आपको एलिमेंट पढ़ाते समय बताया था अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, तो यौगिक अभी तक अज्ञात हैं, इनकी संख्या ज्ञात नहीं है, बहुत ढेर सारे यौगिक बन चुके हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या कहा था तत्व में कि ये क्या होते हैं, एक समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक में क्या होता है, समान या भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको क्या कर सकते हैं, किसी रासायनिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, यौगिक को रासायनिक विधि यानी कि वैद्युत अपघटन द्वारा हम इनको तोड़ सकते हैं। ध्यान रहे, ज्ञात तत्वों की संख्या 118, यौगिक अभी तक अज्ञात हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं तत्व, इनमें समान या भिन्न हो सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा हम इनको छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन इनको यौगिकों को हम वैद्युत अपघटनीय प्रक्रम द्वारा तोड़ सकते हैं। अब देखो, तत्व यौगिक में अंतर, धातु में अंतर, ये आप जान चुके हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर। आज के लिए इतना ही।